तो आज के इस वीडियो को और ये वीडियो नंबर अपना जो है 15वां नंबर का वीडियो होने वाला है। देखिए, बहुत लोग एएनएम के जो कैंडिडेट हैं हमें ये बोल रहे हैं कि जीके करवाइए, रीजनिंग करवाइए, मैथ करवाइए, थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, मैं अभी टेक्निकल क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल जान लीजिए, टेक्निकल से आपको ज़्यादा मार्क्स के टेक्निकल ही पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी सिलेबस स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना, अभी सिलेबस स्पष्ट नहीं है। क्योंकि पहले जो बहाली आई थी उसमें 80 नंबर का 80 क्वेश्चन होता था, लेकिन अब की बार जो है मात्र 60 नंबर 60 क्वेश्चन ही होगा। तो ऐसे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना जीके, कितना जीएस, कितना मैथ पूछेगा और कितना टेक्निकल होगा। ठीक है ना। तो जैसे ही सिलेबस स्पष्ट आ जाएगा सामने, तो अभी हम लोग टेक्निकल से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग टेक्निकल पर अभी जब तक सिलेबस नहीं आया है पूर्ण फोकस टेक्निकल पर करते हैं। और टेक्निकल जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए, समझिए। जैसे ही आपका जो है सिलेबस आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ कितना पूछा जाएगा, तो उसके बाद हम लोग अगर नॉन टेक्निकल से रहेगा तो नॉन टेक्निकल की तरफ जो है हम लोग तैयारी में चलेंगे। और जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं, आपको बेसिक चीज़ें मैथ का या रीजनिंग का पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। जीके का कोई लिमिट नहीं है, जीके जितना पढ़िएगा उतना नॉलेज बढ़ेगा, जीके का कोई लिमिट नहीं होता है, समझ गए। तो चलिए, आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एनाटोमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन कराइए, मींस बेसिक साइंस से क्वेश्चन कराइए। तो आज जो 100 क्वेश्चन होने वाला है वीडियो नंबर 15 का, वह यही बेसिक साइंस पे है, जहाँ पे एनाटोमी फिजियोलॉजी और थोड़ा बहुत आपको माइक्रोबायोलॉजी से भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो 25 पहला क्वेश्चन है वो हड्डी, मांसपेशी और अंगों की संरचना से रिलेटेड है। जैसे हम लोग एकदम बेसिक टू आगे की तरफ देखेंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती हैं, समझ लीजिए। अगर आप लोग से किन्हीं को ग्रुप में ज्वाइन होना हो, व्हाट्सएप ग्रुप में एएनएम का, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ 100 क्वेश्चन एक वीडियो डालता हूँ। मेरा सीधा कहना है, एक जब वीडियो डालता हूँ सुबह देख ले, और दूसरा इसी वीडियो को सिर्फ शाम में देखे। 2 बार एक वीडियो को देखेंगे तो एक दिन में 100 क्वेश्चन आप क्लियर करते हैं। प्लस में आप थ्योरी पढ़ ही रहे होंगे, घर पर टाइम मिलता होगा तो ये सारे चीज़ तैयारी का बेस्ट तरीका है। अगर जॉब लेना है तो, नहीं लेना है तो फिर आपकी इच्छा, जैसे पढ़ते रहिए। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, ठीक है, पता होना चाहिए। सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करेगा तो फीमर जांघ के हड्डी होता है, समझ गए। सबसे छोटी अगर हड्डी की बात करेगा शरीर में तो स्टेपिज कान की हड्डी होती है, ठीक है ना। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, एडल्ट से ज़्यादा। खोपड़ियों की हड्डियों की संख्या, यानी जो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8 होती है, याद रखिएगा। पसलियों की संख्या टोटल 12 पेयर में होता है, 24 पसलियाँ होती है जिसे रिब्स बोलते हैं हम लोग, छाती की हड्डी। ठीक है ना। मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो जबड़े की हड्डी, जिसे मैंडिबल बोलते हैं, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होता है। मांसपेशियाँ किस प्रकार की हड्डी होती है? सॉरी, मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती है? तो मांसपेशियाँ 3 प्रकार के होता है, एक स्केलेटन मसल्स और एक स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल्स, जो कि आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो ये स्केलेटन मसल्स और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। आगे है, हृदय की मांसपेशियाँ कौन सी मांसपेशियाँ है? तो हृदय के मांसपेशियाँ स्पेशल कार्डियक मसल्स के होते हैं, ठीक है ना। श्वसन की प्रमुख मांसपेशी कौन सी है? तो रेस्पिरेटरी के जो प्रमुख मांसपेशी है वो डायफ्राम है, याद रखिएगा, जो आपको श्वसन में भूमिका निभाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हृदय सॉरी बॉडी में पूछेगा तो वह लीवर है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा तो वह थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अगर अंतःस्रावी लगा देगा तो वह थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से शुरू होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ना। टाइलिन जो होता है मुंह में एंजाइम होता है, ठीक है, जो भोजन को लुगदी बनाता है, ठीक है ना।
लार कौन सी ग्रंथियां बनाती है? लार सलाइवा कौन सी ग्रंथियां बनाती है? तो पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड आपको लार बनाती है। तो बेसिकली पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्रंथियां आपको लार का सिक्रेशन करता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पाचन में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? यानी फैट को कौन पचाता है? हम भोजन में जो फैट लेते हैं तो फैट को, वसा को पचाने वाला कौन सा जो है एंजाइम है? तो लाइपेज जो होता है वह फैट को पचाता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लाइपेज का क्या काम है, तो फैट को पचाने का काम करता है, ठीक है। स्टार्च को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो स्टार्च को पचाता है अपना एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन को पचाने वाला जो मुख्य रूप से एंजाइम है, प से प्रोटीन और प से पेप्सिन। पेप्सिन पूछेगा, प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है। भोजन की नली को क्या कहते हैं? तो जो भोजन की नली है उसे एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। आहार नाल। मल का संग्रह किसमें होता है? रेक्टम, मलाशय में मल का जमाव होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 21 नंबर है, उत्सर्जन की इकाई क्या कहलाती है? तो जो उत्सर्जन की यूनिट होती है, इकाई होती है, वह नेफ्रॉन कहलाता है, जो क्या करता है? आपको छानने का काम करता है, यूरिन को अलग करता है, ब्लड को अलग करता है। पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिन का निर्माण किडनी के द्वारा होता है। समान रूप से दिन में कितना मूत्र बनता है? तो नॉर्मल 1.5 लीटर जो है पूरे दिन भर में आपको मूत्र बनता है, ठीक है ना। मानव शरीर में कितनी जो है किडनी होती है? तो 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट किडनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किडनी किस प्रकार का अंग है? तो किडनी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गेन है, उत्सर्जन अंग है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब जो हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन देखेंगे वो आपका ब्लड, हृदय और परिसंचरण तंत्र से होगा 25 क्वेश्चन। यानी सभी टॉपिक से हम लोग कवर करने का प्रयास किए हैं। लाल रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को क्या करता है? वर्णक देता है, ठीक है ना, कलर देता है। मनुष्य का समान रक्तदाब 120/80 होता है, और अगर 140/90 और या इतना से ऊपर हो जाए तो वह जो है आपका ब्लड प्रेशर के श्रेणी में आ जाता है। रक्त में कुल कितने प्रकार के कोशिकाएं होते हैं? तो बेसिकली रक्त में 3 प्रकार के सेल होता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, ओके। डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। शरीर में थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? यानी ब्लड को थक्का बनाने में कौन सा सेल जो है मदद करता है? तो प्लेटलेट जो है आपको ब्लड को थक्का बनाने में भूमिका निभाता है। शरीर में कुल कितने रक्त की मात्रा होती है? लगभग 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति में जो है ब्लड का होता है। पूरे बॉडी का 7% आपको जो है ब्लड होता है। रक्त का पीएच मान बता चुका हूँ, 7.35 से लेकर 7.45 होता है। यह आपका जो है पीएच मान होता है, ठीक है। रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? तो ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी सबको सर्वदाता इसे बोलते हैं। सर्वग्राही एबी को बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, सर्वग्राही सबसे लेने वाला। दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो माय डियर, ये अपन मानिए ये अपना हार्ट है, हार्ट में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाला होता है आपका आर्ट्रियम और नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। आर्ट्रियम को आलिंद और वेंट्रिकल को नीलय बोलते हैं, ठीक है। ये होता है राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का। कुल मिला के 2 आलिंद 2 नीलय 4 कक्ष हार्ट में होते हैं, ओके।
आगे मैं बढ़ता हूँ, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो जो हमारा हार्ट बीट जो होता है ना, हृदय धड़कता है, धक धक जो करता है, वह एसे नोड के द्वारा, समझ गए ना, एसे नोड, यह एक पेस मेकर होता है। यह एक नेचुरल प्राकृतिक पेस मेकर है जो हृदय को पंप करता है ब्लड के लिए, और यही जो है हृदय धड़कन पैदा करता है, नियंत्रण करता है कौन? एसे नोड। ठीक है, आगे है, हृदय की बाहरी आवरण क्या कहलाता है? देखिए, हार्ट 3 लेयर में बना होता है। बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका हृदय है, हृदय के बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, और अगर मध्यम लेयर पूछे, बीच वाला लेयर, तो उसे जो है मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, म से, एम से मीडियम और एम से मायोकार्डियम। और इंडोकार्डियम होता है, इंडोकार्डियम आंतरिक लेयर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी ले जाता है? यानी ऑक्सीजन वाला रक्त जो है, यह बॉडी के तरफ कौन सा जो है ले जाता है? देख लीजिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी ले जाता है? धमनी पूछ रहा है। तो देखिए, मैं बता दूं कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है ना, तो एक तो धमनी ले ही जाता है, महाधमनी। महाधमनी हार्ट से ले जाता है, और रोटा, समझ गए ना, हार्ट से लेकर अलग अलग जो है चेम्बर में वितरित कर देता है। पल्मनरी अगर वेन के कंडीशन में पूछेगा कि कौन सा सीरा ब्लड को, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो वेन होता है ना, बेसिकली अगर सीधा वेन की बात करेगा तो यह अशुद्ध रक्त को जो है फ्लो करता है, बहाता है अपने अंदर। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होता है। डीऑक्सीजनेट ब्लड को, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पल्मनरी फेफड़ा के कंडीशन की बात करेगा, तो फेफड़ा के कंडीशन में फेफड़े की तरफ जो ब्लड जाता है ना, हृदय से फेफड़े की तरफ जो ब्लड जाता है, और उधर से फेफड़ा के तरफ से जो ब्लड हृदय में आता है ऑक्सीजन लेकर, तो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर हृदय की तरफ जो ब्लड आता है, वह पल्मनरी वेन होता है। समझ गए? तो पल्मनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेट ब्लड को ले जाता है। बाकी दूसरा कोई भी वेन है, सब डीऑक्सीजनेट ब्लड को ढोता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी ले जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। आंसर कुछ और दिया है और क्वेश्चन कुछ और है। लेकिन समझ लीजिए, पल्मनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ढोता है, कहा है, ढोने का काम करता है। बाकी सारा के सारा वेन यानी सीरा सब जो है आपको अशुद्ध रक्त ही ढोता है अपने अंदर। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी धमनी है? महाधमनी है, और रोटा जिसे बोलते हैं, जो हृदय से ब्लड लेकर अलग अलग बॉडी पार्ट में भेजता है। शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? यानी वेन के बारे में पूछ रहा है, तो वेना कावा, वेना कावा सबसे बड़ी वेन होता है, याद रखिएगा। आगे है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। थक्का बनने में कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो देखिए ध्यान से, विटामिन की बात करेगा ना, तो विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आयन पूछेगा कि वह कौन सा आयन है जो थक्का बनाने में भूमिका निभाता है, तो वो अपन कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए कि कैल्शियम की कमी कौन सी बीमारी होती है? तो जैसे ही बॉडी में आपका कैल्शियम की कमी होगा ना, तो आपको हड्डी से जुड़ी हुई समस्या होगा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रण करता है? तो शरीर का, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ही काम है कि आपको यह जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। शरीर की जल संतुलन को कौन नियंत्रण करता है? तो शरीर में जो हमारा जल है, वाटर है, इसका रेगुलेट कौन करता है? तो इसको नियंत्रण आपका एडीएच हार्मोन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बॉडी में ज़्यादा पानी होने पर यह पानी को निकाल देता है, यह हार्मोन जिसे एडीएच कहते हैं। ठीक है, यह प्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है। जैसे प्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसमें 2 पार्ट होता है, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। तो आगे वाला से बहुत सारे जो है आपको हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन पीछे वाला से एक ऑक्सीटोसिन और एक आपका एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, शरीर में कौन सा हार्मोन तनाव में निकलता है? तो
तो शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस होने पर, तनाव होने पर निकलता है? तो वो है अपन एड्रेनिल हार्मोन। एड्रेनिल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो तनाव पैदा होने पर शरीर में रिलीज होता है। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो यह पैंक्रियाज अग्नाशय से निकलता है। ठीक है। थायराइड हार्मोन का क्या काम है? तो थायराइड हार्मोन का बेसिकली काम है, यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। ठीक है ना, जिसमें आपका कब्ज वगैरह, हार्ट बीट वगैरह सारा चीज़ जो है आ जाता है। तो थायराइड हार्मोन का काम बेसिकली मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना होता है। ठीक है। आगे है, रक्त में शर्करा बढ़ने पर कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ब्लड में आपका जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, चीनी का लेवल, तो आपका इंसुलिन का सिक्रेशन होता है जो ग्लूकोज पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर किसी के डायबिटीज होता है, मतलब उसके अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहता है और इंसुलिन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ग्लूकोज हमेशा बढ़ा रहता है। इसीलिए बाहर से जो दवाई दिया जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसमें आपका नेचुरली जो है क्या होता है, बना होता है दवाई, उसमें जो है आपका इंसुलिन को कंट्रोल करता है, जिससे जो है आपको डायबिटीज कम करता है। ठीक है। शारीरिक वृद्धि में कौन सा हार्मोन मुख्य होता है? तो शरीर के वृद्धि के लिए जीएच हार्मोन, जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, यह प्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और यह जो है शारीरिक वृद्धि के लिए ज़रूरी हार्मोन होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इंद्रियां के बारे में पढ़ेंगे, सेंसर के बारे में पढ़ेंगे, नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। अगला 25 क्वेश्चन इन सारे 3 टॉपिक पर होने वाला है। आँख का पारदर्शी हिस्सा क्या कहलाता है? तो आँख का जो पारदर्शी, ठीक है ना, पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है पारदर्शी, यानी आर पार चीज़ों को देख सकता है, वही पारदर्शी होता है। तो आँख का जो पारदर्शी हिस्सा है, जहाँ से आर पार चीज़ें दिखती है, वो होता है अपन कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया याद रखिएगा। दृष्टि की इकाई कौन सी होती है? तो रेटिना जो है दृष्टि की इकाई है, जो सब आपका आँख का जो विजन होता है रेटिना पर ही टिका होता है। सुनने की क्षमता किस अंग में होती है? तो कान में सुनने की क्षमता होती है। ठीक है। आगे है, संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो संतुलन बनाए रखने का काम सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी कान का अर्धवृत्ताकार नली तंत्र, यानी हमें जो संतुलन हम बना के रखते हैं हमारे बॉडी को, वह कान के अर्धवृत्ताकार नली होता है, जो हमें क्या करता है, बैलेंस बनाकर रखता है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो यह सिएटिक नर्व है, जो हमारे पूरे नीचे पैर से लेकर पूरा ऊपर बॉडी तक आया रहता है कूल्हे में, वह सिएटिक नर्व होता है, साइटिक नर्व होता है। जो साइटिक नर्व जो है आपका क्या करता है, सबसे बड़ा नर्व है पूरे बॉडी में। ठीक है। सोचने समझने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो कुछ हम सोचते हैं, समझते हैं, तो बेसिकली सोचने समझने, थिंकिंग, विचार, इस सब का जो काम होता है, यह मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है, यानी जो सेरिब्रल पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रल ये करता है, सोचने समझने का काम करता है। मस्तिष्क और रीढ़ की सुरक्षा किससे होती है? तो ब्रेन और स्पाइनल की जो सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी जो होती है, वह कशेरुकाओं और मेनिंजिस, वर्टेब्रा और मेनिंजिस से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्टेब्रा और मेनिंजिस से होता है दोनों को सुरक्षा। आगे है, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो माय डियर, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी टोटल वर्टेब्रा कितने होते हैं? 33 होते हैं, याद रखिएगा। कितने? 33 होते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, यानी सेंसरी और मोटर नर्व को क्या कहते हैं? तो हम लोग सेंसरी और मोटर नर्व को हम लोग सेंसरी और मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है ना, मोटर नर्व होता है और एक सेंसरी नर्व होता है, संवेदी तंत्रिका होता है। ओके। मानव में गर्भधारण कहाँ होता है? तो मनुष्य में गर्भ का धारण यूट्रस, गर्भाशय में होता है, पता होना चाहिए। जो नाशपाती के आकार का एक आपका अंग है, खोखला मसल्स ऑर्गेन होता है, जो प्रेगनेंसी के समय यह अपने
एक्चुअल साइज के 20 गुना साइज तक बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है अंडाणु कहाँ बनता है, यानी जो अंडा होता है वह कहाँ बनता है, तो अंडा अंडाशय में बनता है, ओवरी में बनता है, बात सही है, ठीक है, पता होना चाहिए। आगे है शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो स्पर्म जो होता है शुक्राणु ये मेल का पार्ट है और ये आपके बनते हैं टेस्टिज में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो स्पर्म होता है शुक्राणु होता है ये मेल का पार्ट है और जो है आपका यह टेस्टिज वृषण में बनता है, ठीक है। गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 280 दिन 40 सप्ताह का होता है। आगे मैं बढ़ूँ तो प्लेसेंटा का क्या काम है, तो प्लेसेंटा का काम होता है भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को जो है पोषण देना, गैसों का आदान प्रदान जो है इसी प्लेसेंटा के द्वारा होता है, ठीक है। दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, माय डियर, दूध बनाने वाला जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन है, यह दूध को क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, समझ गए, प्रोलैक्टिन हार्मोन। बच्चे को जन्म को नियंत्रण करने वाला कौन सा हार्मोन है, तो बच्चे के जन्म को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है जो लेबर के समय काफ़ी भूमिका निभाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ब्लीडिंग को भी कम करता है, यूट्रस के कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो तमाम फंक्शन ऑक्सीटोसिन का काम जो है दूध के सिक्रेशन में भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है, तो ये जो चक्र होता है मासिक धर्म का ये पूरे 28 दिन का होता है, हर एक 28 दिनों के बाद यह साइकिल चलते रहता है। शुक्राणु के गति में सहायक अंग कौन सा होता है, तो जो शुक्राणु होता है आपको मैं बता दूं ऊपर में हेड होता है, ये बॉडी होता है और इसके पीछे एक पूंछ होता है। तो बेसिकली अंडा को तोड़ने के लिए ऊपर के सिर नुकीला होता है, यही काम में आता है, समझ गए। ये बॉडी होता है और ये पूंछ होता है, तो पूंछ जो है आपको गति देता है, पूंछ जैसे चिड़िया के पंख जो है उड़ने में मदद करता है, उसी प्रकार से शुक्राणु को गति कौन देता है, फ्लेजियम देता है, पूंछ देता है, याद रखना है, ठीक है। महिला में अंडोत्सर्ग कब होता है, तो 14वें दिन के आसपास ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, समझ रहे हैं। गर्भवती महिला में पहली बार भ्रूण की हलचल कब महसूस होती है, तो ये गर्भवती महिला में भ्रूण की हलचल पहली बार लगभग 5वें महीने में होते हैं, यूँ कहा जाए तो 18 से 20 सप्ताह में ये चीज़ें जो है आपको होता है, बात समझ गए। आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे, तो डिम्ब वाहिनी नली का क्या कार्य है, यानी जो अंडाशय लगा होता है जिस नली से जुड़ा हुआ है, तो उस नली का क्या काम है, तो अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, जो अंड निकलता है अंडा उसको गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए गर्भाशय डिंब नली यानी अंडाशय नली होता है। समान प्रसर्व मार्ग कौन सा होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी जो होता है वो अपन वैजिना योनि मार्ग होता है, जहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होता है बच्चा का। आगे है भ्रूण की धड़कन कब से सुनी जा सकती है, तो फीटल हार्ट साउंड जो है हम 6 से 8 सप्ताह में हम जो है सुने जा सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। डिंबाणु और शुक्राणु का संयोग क्या कहलाता है, सॉरी कहाँ होता है, समझ गए। तो डिंबाणु यानी अंडा और शुक्राणु यानी स्पर्म दोनों का मिलन कहाँ होता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब में होता है, चूँकि निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। नवजात में देख लीजिए, नवजात में कितने दांत होते हैं, तो नवजात में कोई दांत नहीं होता है। दूध की दांत की बात कहेगा, परमानेंट नहीं टेम्पोररी दांत, तो वह 20 होता है, समझ गए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो 75 क्वेश्चन कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से हुआ। आगे का जो 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपके माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, इन्फेक्शन कैसे होता है, वायरस बैक्टीरिया, ये सारे चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, जहाँ पे हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। जीवाणु को खोज किसने की, तो बैक्टीरिया का खोज एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने किया, ठीक है। रोगाणु सिद्धांत किसने दिया, यानी जो रोगाणु का सिद्धांत है किसने दिया, रॉबर्ट कोच ने दिया रोगाणु का सिद्धांत, ठीक है। पाश्चुराइजेशन किसने विकसित किया, तो जो पाश्चराइजेशन है यह वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित है। जो लुईस पाश्चर थे, लुई पाश्चर
लुई पाश्चर के नाम से ही पाश्चुराइजेशन जाना गया। पाश्चुराइजेशन में जहाँ पे क्या होता है कि जो दूध खाने वाला जो पैकिंग होके मार्केट में आता है, मदर डेयरी, सुधा डेयरी, बहुत सारे डेयरी का दूध आता है पैकेट होकर लिक्विड में, तो बेसिकली वह पाश्चुराइज होता है। देखिएगा उसके पैकेट पर लिखा भी होता है, यह दूध पाश्चुराइज है या पाश्चीकृत है। क्यों? क्योंकि जब हम दूध जहाँ स्टोर होता है, जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पे अलग अलग जगहों से, गाँव से दूध आता है, ठीक है, और वहाँ पे पूरे दूध इकट्ठा होता है। अब उस दूध को क्या किया जाता है, एक हाई टेम्परेचर पर काफ़ी देर तक दूध को गर्म किया जाता है, और गर्म करके फिर उसे धीरे धीरे जो है ठंडा करके और उसे जो है फिर पैक किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। तो वही पाश्चुराइजेशन कहलाता है। पाश्चुराइजेशन तकनीक लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया, समझ गए। टीबी का कारण कौन सा जीवाणु है? बैक्टीरिया है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है आपके बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण टीबी होता है। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या वायरस कहते हैं। बेसिकली यह ह्यूमन डिफिशियंस है। ह्यूमन डिफिशियंस के मतलब रक्षा तंत्र प्रणाली को कमज़ोर करने वाला रोग होता है, समझ रहे हैं। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है परजीवी। डेंगू वायरस किसके द्वारा फैलता है? एडिस एजिप्टाई के कारण फैलता है, ठीक है। जल जनित रोगों का उदाहरण क्या है? तो जल से होने वाला रोग हैजा, टाइफाइड, ठीक है ना, डायरिया, ये सब होता है। हैंड हाइजीन के लिए मुख्य तरीका क्या है? यानी हाथ की स्वच्छता के लिए मुख्य तरीका है साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। आगे है हैंड हाइजीन के लिए मुख्य तरीका क्या है? तो हाथों की स्वच्छता के लिए मुख्य तरीका है साबुन और पानी का इस्तेमाल करके हैंड को वॉश करें। आगे है वायरस में किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है? तो वायरस में या तो DNA हो सकता है या RNA होता है। वायरस दो तरह के, एक RNA और एक DNA वायरस होता है। कौन सा रोग केवल वायरस से फैलता है? तो बहुत सारे रोग हैं जो केवल और केवल वायरस से फैलता है। उसमें एक मीजल्स भी होगा, ठीक है, जो कि वायरस से फैलता है। बांझपन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यानी अगर बांझपन अगर है बांझपन अगर है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हो सकता है? तो बांझपन के लिए HIV का टेस्ट, VDRL का टेस्ट, सीमन का एनालिसिस किया जाता है बांझपन की स्थिति में। नसबंदी के बाद कौन सी संक्रमण की संभावना होती है? तो नसबंदी के बाद जो संक्रमण होने की संभावना होती है वो सेप्सिस संक्रमण होने की संभावना होती है, क्योंकि नसबंदी एक सर्जिकल प्रोसेस है और सर्जिकल प्रोसेस में जो संक्रमण होता है वो सेप्सिस होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, सेप्सिस क्या है? तो सेप्सिस पूरे शरीर में संक्रमण फैलना ही सेप्सिस कहलाता है, ठीक है। विसंक्रमण क्या है? तो रोगाणुओं को नष्ट करना। देखिए, सीधा रोगाणुओं को नष्ट करने की बात करेगा तो विसंक्रमण डिसइन्फेक्ट होगा। अगर कंप्लीट पूर्ण रूप से अगर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की बात होगी पूर्ण रूप से, तो उसे स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो बेसिकली इन एंटीबायोटिक, बी से बैक्टीरिया और बी से बायोटिक, तो बेसिकली एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है। एंटीवायरल जो होता है यह वायरस के खिलाफ में काम करता है, समझ रहे हैं। पर कौन से सूक्ष्म जीव सबसे छोटे होते हैं? तो सबसे छोटे जो होता है वायरस होता है। बैक्टीरिया, फंगस, ये सबसे छोट वायरस ही होता है। टीकाकरण से क्या लाभ होता है? तो टीकाकरण से लाभ है कि हम संक्रामक बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं, रोगों से सुरक्षा मिलता है, समझ रहे हैं ना। कौन सा टीका BCG के लिए है? टीबी के लिए। टीबी का टीका WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन किस लिए होता है? तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है संक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है ना। अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अस्पताल में संक्रमण की नियंत्रण की जो जिम्मेदारी होती है वो सभी स्वास्थ्यकर्मी के होते हैं, यहाँ तक कि मरीज को भी होता है। तो जितने भी लोग अस्पताल में हैं सबके अपना दायित्व होता है
कि अस्पताल को संक्रमण मुक्त रखा जाए, ठीक है ना। स्वास्थ्यकर्मी का तो भाई जिम्मेदारी है ही स्वच्छता के ऊपर जोर देना, लेकिन मरीज को भी जो है जिम्मेदारी यहाँ पे होती है कि अस्पताल को जो है संक्रमण मुक्त रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको 99 प्रश्न यहाँ पे कराया। आपको यह वीडियो सब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग हर एक दिन अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।